अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ डॉक्टर श्यामजान भट्ट। मैं 2008 से सीएसएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2016 में पहली दफ़ा मैंने ये सेशन, जिसको मैं एसे आइडियाज़ एंड आर्गुमेंट्स का नाम मैंने दिया, और ये मैंने 2016 में पहली दफ़ा शुरू किया। उस वक़्त उनको लगभग 14-16 टॉपिक्स तैयार करवाए स्टूडेंट्स को। ये चलता रहा सिलसिला 2022 तक। जब भी मैं ये सेशन अनाउंस करता था तो मैं 14, 15, 16 टॉपिक्स करवा देता था। 2023 में आके मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड भी और खुद भी ये रियलाइजेशन कि यार ये ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स होने चाहिए। तो मार्च अप्रैल में मैंने सेशन स्टार्ट किया और उसमें मैंने 50 स्टेटमेंट्स जिन बच्चों ने उस वक्त ज्वाइन किया, उन्होंने उनके ये 50 टॉपिक्स करवाए। अब क्योंकि वक्त कम है, आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सेशन बड़ा स्लो चलता है, क्योंकि एक एक ऐसे को टॉपिक को डिटेल में आर्गुमेंट स्टूडेंट्स के डेवलप करवाने होते हैं। ये जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने इसकी 9900 फीस रखी थी। अब टॉपिक जरा कम कर दिए तो फीस भी कम कर दी, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। अब जो ये अक्टूबर का सेशन है, इसको जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, इनके 30 टॉपिक्स, मेरी कोशिश पूरी होगी कि अगर टाइमली खत्म हो गया तो 30 से कोई 2, 4, 5 टॉपिक्स और भी ज्यादा हो जाएं। इसमें मैं करवाता क्या हूं इस सेशन में? पहली चीज जो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर नहीं हूं। मुझे आप इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर समझ के ज्वाइन मत कीजिएगा। मैं करता क्या हूं इस सेशन में? इस सेशन में बुनियादी तौर पर जो पर्पज है इस सेशन का, वो है स्टूडेंट्स का एक क्वालिटी कंटेंट डेवलप करवाना है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसके पास इतना क्वालिटी कंटेंट हो कि उसका कलम ना रुके वहां। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपका कलम पेपर में इसलिए नहीं रुकता कि आपकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। सीएसएस पीएमएस के लेवल पर जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं, इंग्लिश तो होती है बेहतर। अगर नहीं होती तो वो आपने इंग्लिश के टीचर से राब्ता करना है, जो आपकी ग्रामर पे, आपके एक्सप्रेशन पे काम करे। लेकिन कलम रुकता कब है? जब आपका थॉट प्रोसेस वो आपका साथ नहीं देता, जब आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता लिखने के लिए। तो फिर आप करते क्या हैं? आप वहां पर अपनी बातों को रिपीट करते हैं। रेपिटेशन, जिसको इंग्लिश के उस्ताद कहते हैं, ये रेपिटेशन हो रही, बार बार एक ही बात को, बार बार एक ही बात को। वो आउटलाइन में भी आप इसी तरह रेपिटेशन कर रहे होते हैं, ऐसे के अंदर भी कर रहे होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को खुद क्या करना चाहिए कि ठीक है, अगर वो किसी टीचर को, मेरे जैसे टीचर को या किसी टीचर को ज्वाइन ना करे, खुद क्या करे? स्टूडेंट रीडिंग करे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम रीडिंग करे। अब क्योंकि वक्त कम होता है स्टूडेंट के पास, उसको सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, तो वो रीडिंग नहीं करता। वो पूरे साल में शायद 8 से 10 टॉपिक कैसे डिटेल में लिख के बस अपने इंग्लिश के टीचर को चेक करा दे। ये भी बहुत कम स्टूडेंट, सारे भी नहीं। ना रीडिंग करते हैं, ना लिखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो रीडिंग नहीं कर पाते या जिनके पास टाइम का इश्यू होता है, वो मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं
कि मेरे सेशंस के जरिए उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, अब ये जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन अभी कर देता हूँ। तो मैं उन्हें उन टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल, आर्गुमेंट्स, कंटेंट बना बनाया कंटेंट दे देता हूँ। अब पेपर में जाहिर है उससे अगर मिलती जुलती स्टेटमेंट आई तो आप उसको वहां पर उस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं जिन पे कंटेंट बनवाता हूं? मैंने माजरत दोबारा रीशेयर कर देता। एक मिनट जी। जी आ गया। मैंने जब 2022 के, सॉरी 23 के पेपर्स का ट्रेंड देखा ना, जो हुए पेपर 2023 के, 2023 के पेपर्स का जब ट्रेंड देखा मैंने, तो मैंने उसी वक्त ये स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया था कि सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, इन पर जरूर काम करें। देखें 2023 का आप पेपर देखें, उसने कुछ 4-5 आपसे सेइंग्स या प्रोवर्ब्स की स्टेटमेंट्स बना के पूछ ली। आप 2023 का स्पेशल का पेपर देखें, यहां भी उसने एग्जैक्ट 4 सेइंग्स, प्रोवर्ब्स मिला के वो स्टेटमेंट्स पूछ ली। अब स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक होता है इन पे। क्यों ब्लैंक होता है? क्योंकि इंग्लिश एसे के जितने भी टीचर्स हैं मार्केट में, वो कहते हैं नहीं इस तरह के एसेज मत करें, ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस तरह के एसेज, इसका कम अज कम स्टूडेंट के पास कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए उसके पास, कि बुरे वक्त में अगर उसका कोई भी ऐसे वहां क्लिक नहीं कर रहा तो यहां से वो अपने लिए काफी कुछ बना सकता है, गुंजाइश बना सकता है। ठीक है जी। मसलन कैसे? मसलन सीएसएस स्पेशल में एक स्टेटमेंट आई, सो श्योरली विद हार्डशिप कम्स ईज। अब ये वहां पर स्टेटमेंट आई हुई है जी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट कितना का लिख लेगा इस पे? इमेजिन करें उसको बाकी 9 स्टेटमेंट्स का पता ही कुछ नहीं, क्या लिख लेगा वो इसमें? मुश्किलात के बाद आसानियां हैं, कितना का लिख लेगा? मैं इसका कंटेंट बना देता हूं उसके लिए कि हाँ यार, वाकई मुश्किलात के बाद आसानियां होती हैं, आओ साबित करते हैं। ठीक है जी। मसलन मैंने सीएसएस स्पेशल से पहले अपने स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट करवाई, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब डेफिनेटली इसके सारे आर्गुमेंट्स तो यहां फिट इन नहीं होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट अकल का इस्तेमाल करे तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आर्गुमेंट्स यहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेइंग्स या प्रोवर्बियल आइटम्स होती है ना जी, ये अगर आपने तैयार कुछ किए हो तो बड़ा, देखिए जी, गवर्नेंस पे आपने ऐसे तैयार किया, डेमोक्रेसी पे ऐसे तैयार किया, एजुकेशन पे तैयार किया, आपको कुछ नहीं आता, वहां आपको आ गया ग्लोबल वार्मिंग। तो आप एजुकेशन, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस का कोई आर्गुमेंट, कोई एग्जांपल, कोई केस स्टडी यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इस तरह की सेइंग्स, कुरानिक सेइंग्स, शेक्सपियर की सेइंग, कोई प्रोवर्ब,
वो कैसे आपको हेल्प आउट कर जाता है। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारी मार्केट में सीएसएस के टीचर्स इस तरह के एसेस को अप्रिशिएट नहीं करते, कंडेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह के एसेस को चेक करना मुश्किल काम है। और शायद इंग्लिश के टीचर ये भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स भी अब उस कैलिबर के नहीं आ रहे कि जिनको वो इस तर्ज के एसेस पे काम करवा सके। स्टूडेंट भी खुश हो जाता है 10 एसेज में से एक आधा ऐसे कोई सीधा सीधा सा लग गया, होने का ये कर। तो एक तो ये ध्यान में रखिएगा, आप में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मेरे से पीछे पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए, अभी उनके कुछ एसेज रहते हैं, वो उनके भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इन 30 में से कुछ 6-7 मैंने प्रोवर्बियल और सेइंग्स टाइप के एसेज करवाने, आपको समझ आए कि ये तो काम ही बड़ा आसान है। इन एसेंस वो प्रोवर्ब, वो सेइंग क्या क्या रही है, ये आपको पता लगा होना चाहिए बस। आप उसको फैलाना तो मसला ही को नहीं, कंटेंट होना चाहिए आपके पास, इतना आर्गुमेंट्स, इतनी एग्जांपल्स, इतना मटेरियल कि आप ये बात साबित कर लें कि सो श्योरली विद लीडरशिप कम ईज। सो एक तो ये। अब जेन में आप सवाल आ रहा होगा कि जरूरी है कि हम इसको साबित ही करें, हम ना भी करें, वो बात की बात। पहले बेसिक सी चीज कि एक तो ये इस नेचर के मैं आपको कंटेंट डेवलप करवाऊंगा। दूसरा फिर, ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये मैं पूरे 2023 में स्टूडेंट्स को कहता आया हूं कि भाई प्रोवर्बियल और सेइंग्स वाले एसेज की प्रैक्टिस कर लो। ये अब जो मार्केट में टीचर्स ऐसे करवा रहे होते हैं, अब तो ये मेरे वाला ये आइडिया भी कईयों ने चोरी कर लिया ना, मेरे से क्लास लेते हैं और उसके बाद टॉपिक की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदलते हैं और बीच में एग्जांपल लगानी शुरू कर देते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल आप कह लें कि इंटेग्रिटी है, वो तो अब इस मार्केट में सीएसएस की रही नहीं। लेकिन खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो पिछले साल टॉपिक्स करवाए इस दफा मैंने बिल्कुल नए कर दिए। अब मैं जो अगली दफा करवाऊंगा वो इनसे भी डिफरेंट कर दूंगा, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे टाइप, दूसरी कैटेगरी एसेस की, जहां वो आपसे कोई से दो वेरिएबल्स, एनी टू वेरिएबल्स, बस उनको कनेक्ट कर दे। बस कोई स्टेटमेंट ना दे रहा हो आपको, बस दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दे, एंड लगा के, वर्सेस लगा के, और लगा के, वो उनको कनेक्ट कर दे। वो आपको कह दें स्पोर्ट्स एंड नेशनल यूनिटी, वो आपको कह दे ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। सही है जी। वो आपको कह दे ग्लोबलाइजेशन और रीजनलिज्म। वो दो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करके आपसे पूछ ले। ठीक है जी, मिला के पूछ। क्लियर? हम देखते हैं ऐसे कई एसेस जो हैं वो माजी में आए हुए हैं पेपर्स में। सीएसएस स्पेशल का जो पेपर हुआ उसमें ऐसी कोई उसने पूछा नहीं, लेकिन माजी में हम देखते हैं कि एक आधा कोई ऐसे इस तरह का होता है, एंड वर्सेस और। यहां क्या करें? अब 99% केसेस में
स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है, या स्टूडेंट्स को तैयारी ऐसे करते हैं कि अच्छा जी ये स्पोर्ट्स है, तो पहले व्हाट इज स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, फलाना ये वो, स्पोर्ट्स को डिटेल में लिख दिया। फिर नेशनल यूनिटी, इसको डिटेल में लिख दिया, आउटलाइन फैलाने के लिए। फिर एक हेडर बना लिया, इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन नेशनल यूनिटी, उसके कुछ पॉइंट्स बना दिए। फिर सजेशन डाल दी कैसे स्पोर्ट्स और ज्यादा नेशनल यूनिटी बढ़ा सकती। लो जी, अपनी तरफ से स्टूडेंट खुश हो गया कि मैं तो जनाब पेज पा रहे हूं सारे। बट द पॉइंट इज, आपका स्टांस क्या है, कहना क्या चाहते हो, आपकी बात कहां है। इस पर स्टूडेंट मार खा जाता है। ये इंग्लिश एसए के जो टीचर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस पर काम नहीं करवाते। बनी बनाई, रटी रटाई 2 से 3 लाइनों के फार्मूला बेस्ड थीसिस स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स को याद करवा देते हैं, रट्टा लगवा देते हैं। 2 से 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके, ऑल्दो दिस 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 दिस, हाउएवर दिस 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 दिस, ये बेटा ठोक दो हर जगह पे, इंशाल्लाह फाका होगा। स्टांस आपका कहां पे है। ग्लोबलिज्म नेशनलिज्म, आपने ग्लोबलिज्म की डिटेलें लिख दी, नेशनलिज्म की डिटेलें लिख दी, आपने डाल दिया फिर इम्पैक्ट ग्लोबलिज्म का नेशनलिज्म पर, फिर सजेशंस भी डाल दी। आपका स्टांस कहां है। ग्लोबलाइजेशन और रीजनलिज्म, आपका स्टांस कहां है। ये स्टांस लेना बड़ा जरूरी है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके इर्द गिर्द आपका ऐसे घूमना है, ना कि इन वर्ड्स पर जो स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, समझ आ रहा है जी। सही है जी। और ये हमारे यहाँ 99% यही मसला है। आप किसी भी इंग्लिश के टीचर के पास चले जाएं, उसने यही काम करना है। बहुत रेयर, बहुत रेयर। और स्टूडेंट्स का दिमाग इतना कैमोफ्लेज हो जाता है कि अगर जब आप उनको ये बताएं कि यहाँ स्पोर्ट्स और नेशनल यूनिटी पे नहीं, इनका कनेक्शन जो जुड़ रहा है उससे आप कौन सी न्यू बात कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है। वो आपकी बात ही तो आपका थीसिस स्टेटमेंट है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है, वो आपका स्टांस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट इसको समझता है कि ये तो कोई तीसरी बात हो गई। बात तो हो रही है स्पोर्ट्स की और नेशनल यूनिटी की, तो मैं कोई तीसरा स्टांस क्यों लूं। मुझे तो टीचर्स ने कहा हुआ पहले स्पोर्ट्स को बताओ, फिर नेशनल यूनिटी बताओ, फिर दोनों को जोड़ दो, फार्मूला लगा दो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ 6-7 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इसी एंड वर्सेस और इनमें से आज एक हम करेंगे। शायद पूरा ना कर सके, लेकिन करेंगे। हम स्टांस बनाएंगे और उस स्टांस को फिर प्रूव करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा जी। तो दूसरी तर्ज की मैं आपको स्टेटमेंट्स ऐसी करवाऊंगा।
तीसरा फिर सीधे सीधे डिस्क्रिप्टिव स्टाइल के एसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे? स्पेशल के पेपर में तो कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे नहीं है, एक भी ऐसा ऐसे नहीं है कि जिसको आप प्योरली कहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव आप बस बयान कर, आपका अपना कोई स्टांस लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस जो स्टेटमेंट में आप उसको बयान कर दें। मसलन वो आपको कहता है पोलराइज्ड वर्ल्ड, challenges and opportunities। suppose suppose वो आपसे ये पूछ लेता है, सही, अब सीधा सीधा पोलराइज वर्ल्ड पे बात होगी, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसमें से क्या कोई अपॉर्चुनिटीज निकाली जा सकती हैं, दैट्स इट। कोई स्टांस लेने की जरूरत नहीं। पूछ लेता है कभी कभी इस तरह, लेकिन अब टेंडेंसी बड़ी कम आ रही है डिस्क्रिप्टिव एसेज की, बहुत कम। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, एग्जांपल्स देनी है आपने, बयान करना, बयानिया बनाना। ये बुनियादी तौर बेसिक ओ लेवल टाइप के जो एसेज होते हैं ना जी, ये वो है। इनका रेशो सबसे कम है सीएसएस पीएमएस में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में सीएसएस के इंग्लिश के टीचर सबसे ज्यादा इसी पे काम कर रहे होते हैं। ये सबसे आसान काम है टीचर के लिए, चेक करना, स्टूडेंट के साथ ज्यादा आर्गू ना करना। क्योंकि देखे ना, ये तो बड़ा दिमाग खपाने वाला बात है कि जब एक स्टांस बेस ऐसे होगा, स्टूडेंट आपको पूरी अपनी आउटलाइन बना के पूरा ऐसे लिख के देगा और आप उसके स्टांस को ही रिजेक्ट कर दें कि नहीं बेटा तेरा ये स्टांस इलॉजिकल है, तो अब आपको उसको बताना पड़ेगा फिर कि लॉजिकल स्टांस क्या होना चाहिए था, तेरी आउटलाइन कैसे उसके मुताबिक चलनी चाहिए थी। इतना तो टाइम इंग्लिश के टीचरों के पास नहीं है, बस टिक टिक मार्क किया, अंडरलाइन किया, वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिए, लाल करके वापस कर दिया, बच्चा समझता बड़ी अच्छी चेकिंग होगी। क्योंकि यहां तो दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये तो प्रॉब्लम, समझ आ रही है जी। लो जी, ये भी मैं आपको कोई 3-4 इस तरह के डिस्क्रिप्टिव करवाऊंगा, पर ज्यादा नहीं, 3-4 करवा दूंगा ये भी। फिर इसके बाद असल जो बड़ा काम है, ये देखें, ये बड़ी मिथ बनी हुई है हमारे यहाँ कि जनाब फिलोसॉफिकल ऐसे, लिटरेरी ऐसे, ये हमने कुछ बड़ी यूनिक सी ना वो मार्केट का जी, ये वाले ऐसेज नहीं करने चाहिए। ये बनाई हुई है, मिथ बनी हुई। इनमें खास तौर पर जरा यूनिक सेंस में ले आए तो जनाब रिफ्लेक्टिव ऐसे नहीं करने चाहिए सीएसएस पीएमएस में, एक्सपोजिटरी नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए जी। यहाँ पे ये मिथ्स वगैरह बनी हुई, हमारी मार्केट में इस तरफ तो लेके ही नहीं जाते ना सीएसएस के स्टूडेंट्स को। हमारी मार्केट जो सीएसएस की, और जो सीएसएस का फिर चेकर है वो भी हमारा लोकल चेकर है। हमारी मार्केट में ये जो
जो मॉडर्न ब्रिटिश आप कह लें ट्रेंड्स है ना, आइडियल ऐसे राइटिंग के, कैम्ब्रिज के, वो फॉलो नहीं किए जाते ज्यादा। वो फॉलो किए जाएं तो यहां तो कोई बच्चा पास ही ना हो। हमारे यहाँ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेंड चलता है, वो चल रहा होता है आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव। हमारे सीएसएस के टीचर्स परसुएसिव को भी ज्यादा फोकस नहीं करते, आर्गुमेंटेटिव पर कुछ टीचर्स फोकस करते। चीज एक ही है, दोनों दोनों एक ही चीज हैं, बस बुनियादी थोड़ा सा फर्क है। बुनियादी फर्क ये समझ लें सिर्फ कि जब किसी भी तरह का कोई ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा भी उसमें हिंट है, थोड़ी सी भी वो कंट्रोवर्शियल है, तो आप उसकी फिर बोथ साइड्स बताएंगे, और उसके बाद आप फिर काउंटर आर्गुमेंट जिस साइड को काउंटर आर्गुमेंट जिस साइड को आप थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं उस पर फोकस करें। ये फार्मूला बनाया हुआ है हमारे इंग्लिश के टीचर, क्योंकि इसके जरिए आपकी आउटलाइन जो है वो बड़ी फैल जाती है ना जी, एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा फैल जाती है। सो हमने आर्गुमेंटेटिव का फार्मूला ये हमारे यहाँ जो हमारी मार्केट में चलता है ना, वो यही चलता है। लेकिन आर्गुमेंटेटिव ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल थोड़े से टॉपिक्स हों उन पे। लेकिन जो बेस्ट स्टाइल है आर्गुमेंटेटिव के अंदर रहते हुए, जो बेस्ट स्टाइल है जिसको स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास मटेरियल नहीं होता, उसके पास इतना कंटेंट नहीं होता, इतने आर्गुमेंट्स नहीं होते कि वो परसुएसिव स्टाइल को फॉलो कर सके। परसुएसिव स्टाइल ही सबसे बेस्ट स्टाइल है, लेकिन ये अपनी मर्जी से हर जगह नहीं लगा देना, ये ध्यान में रखिएगा। परसुएसिव की ब्यूटी ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट आ गई है, जैसे इस पेपर में आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। अब मेरे पास दो तरीके हैं इस पे, या तो मैं इसको आर्गुमेंटेटिव में ले जाऊं, मैं कहा हाँ जी कुछ एरियाज में तो बाउंड्रीज में है, कुछ एरियाज में ओवरस्टेप कर दिया, तो पहले मैं वो कुछ एरियाज बता दूं कि जिसमें ओके है, फिर मैं कुछ एरियाज बता दूं जिसमें इसने बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया है, और फिर मैं तीसरा हेडर बना लूं कि जहां बाउंड्रीज को क्रॉस किया है उन पे लिमिटेशंस कैसे लगाई जा सकती हैं, सजेशंस क्या दे सकते हैं, इन बाउंड्रीज के क्रॉस करने के इम्प्लीकेशंस क्या हुए हैं। तो मैं दोनों तरफ की तस्वीर का रुख दे के एक तरफ को टिल्ट कर, फैल गई ना आउटलाइन मेरी। अच्छा है, बुरा नहीं है ये, लेकिन आइडियल क्या है कि इस स्टेटमेंट को मैं इसकी एंटायरिटी में या तो इसको एक्सेप्ट कर लूं और या इसको रिजेक्ट कर दूं। आप क्या समझते हैं, ले आप स्टांस ही रहे हैं यहां पे, आप क्या समझते हैं कि हाँ ओवरस्टेप कर लिया या ओवरस्टेप नहीं किया है। लेकिन ये स्टाइल हमारे यहाँ टीचर्स भी डिस्करेज करते हैं, स्टूडेंट्स भी इस पे इबाम में आ जाते हैं। इबाम में इसलिए आ जाते हैं
क्योंकि टीचर इसका मटेरियल कहां से दे, स्टूडेंट इसका मटेरियल को कंप्रिहेंसिवली पढ़, क्योंकि एक ही तस्वीर का रुख जिसको आप बेहतर समझते हैं आपने उसी पे बात करनी। तो कैसे बनाएंगे इतना ज्यादा लंबा कंटेंट, कैसे आउटलाइन फैलेगी, फैलती है ऐसा नहीं है कि नहीं फैलेगी, बिल्कुल फैलती है, लेकिन स्टूडेंट ना टाइम नहीं होता पढ़ने का। तो नॉर्मली इस तरह की सारी जो स्टेटमेंट्स होते हैं आप उनको आर्गुमेंटेटिव के खाते में डाल देते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज वुमेन एज men। पाकिस्तानी वुमेन हैव सेम चांसेस एज men। अब खिचड़ी पकाने वाली बात है ना कि आप कहें कि हाँ चांसेस सेम हैं, फिर आप कहें नहीं चांसेस सेम नहीं हैं, क्या खिचड़ी बनाने वाली बात है। लेकिन फार्मूला यही चलता है, इसको एंटायरिटी में ही बात करें, सेम चांसेस हैं या सेम चांसेस नहीं है, तब खूबसूरती लगती है कि आपने एक स्टांस लिया और उसको जस्टिफाई किया। लेकिन ये मुश्किल काम है, इसीलिए तो हमारे यहाँ टीचर्स स्टूडेंट्स इसको पकड़ते नहीं है। कौन समझाए, कौन इतना कंटेंट दे, कौन। बट चेकिंग भी अगर की जाती है तो वो इंग्लिश की चेकिंग होती है। सिर्फ इंग्लिश जुबान में ऐसे लिखने से आपने पास नहीं होना, आपको कंटेंट चाहिए ही चाहिए। सही है जी, सही है जी। स्टेटमेंट ने बात करनी। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप हाँ और ना दोनों को लेके चलेंगे तो पिक्चर क्लियर नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट में हाँ और ना को लेके चलेंगे तो हमने कहा ओके ये चल सकता है। तो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट भी लॉजिक चलेगी ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। यहां आप नहीं जी नहीं, कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हुई हैं, बड़ी बेहतर है, इससे बड़े फायदे हुए हैं, कुछ फील्ड्स में नुकसानात हुए हैं। ओके, यहां यहां पर ये लॉजिक समझ आती है, स्टेटमेंट इस तरह की है, लेकिन यहां मजा नहीं आएगा। ऐसे तो हो जाएगा पर मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको ज्यादातर जो ऐसे मैं जो आपको करवा रहा हूं वो आर्गुमेंटेटिव भी होंगे, वो परसुएसिव भी होंगे। मेरी कंटेंट के साथ साथ कोशिश ये होगी कि मेरा स्टूडेंट जब वो पेपर में बैठा है तो वो ये बता सके कि ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। वो पहले जड़ से पकड़ ले स्टेटमेंट को कि मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव में करूं तो क्या ये लॉजिक बनेगी भी सही डिस्क्रिप्टिव की नहीं। समझ आ रही जी। तो नहीं बनेगी भाई। ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी है, एंड ऑफ ऑस्टेरिटी या नहीं है एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। यहां ये ग्लोबलाइजेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर दुनिया ने मुजाहरे भी किए हैं, ग्लोबलाइजेशन के हक में भी और इसके अगेंस्ट भी, डी ग्लोबलाइजेशन के भी। यहां मेरी लॉजिक बनती है कि मैं तस्वीर के दोनों रुख दिखा दूं, लेकिन विद रेफरेंसेस।
with the reference of scholars, with reference of activities, with reference of examples, with reference of उन examples की implications मैं बता दूं, कर सकता हूं मैं, क्योंकि टॉपिक इस तरह का यहां नहीं कर सकता। यहां पे यहां करूंगा मजा नहीं आएगा, लिखा जाएगा मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर इसी तरह सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। अब आप कहें आर्गुमेंटेटिव, अब ये ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है। अब अगर आप इसको आर्गुमेंटेटिव में ले लें, हाँ डिस्ट्रॉय किया भी है, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं भी किया, जहां डिस्ट्रॉय किया है उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और फिर सजेशंस दे दें, तो मजा नहीं आना। ये आप सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो रही है ना जी। स्टेटमेंट डिमांड कर रही है आपसे, फार्मूला नहीं है कोई ऐसे का, स्टेटमेंट से बात चलनी है। अब जिसने सोशल मीडिया तैयार किया हुआ है एज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, उसने अपने टीचर को तैयार करवा के चेक करवाया, व्हाट इज सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, challenges ऑफ सोशल मीडिया, implications ऑफ सोशल मीडिया, suggestions ऑफ, उसने ये पूरे का पूरा जब यहाँ छाप देना तो उसने फेल ही होना ना। तो ये तो नहीं चलना। डिस्ट्रॉय किया रियल लाइफ कम्युनिकेशन, सिर्फ रियल लाइफ कम्युनिकेशन, इस पे बात करनी। स्टूडेंट ने क्योंकि ये तैयार किया हुआ, वो थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, सोशल मीडिया ने बड़े बेनिफिट्स हैं, इसने ये भी किया, 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 ऑल दो पहले लगा लिया, ऑल दो सोशल मीडिया के बड़े बेनिफिट्स हैं, हाउएवर इसने रियल लाइफ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो ये हमने थीसिस स्टेटमेंट बना लिया, और हम अब शुरू हो गए बेनिफिट्स बताना कि देखो जी कितने बेनिफिट्स हैं जो थीसिस स्टेटमेंट में जो लिखे होंगे, जी देखो बेनिफिट्स। फिर हेडर दे दिया, हाँ जी रियल लाइफ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय भी किया, वो छोटा सा हेडर वो भी लिख दिया। उसने तो पूछा ही नहीं आपसे, ये जो बात पूछी है सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, आपका क्या ख्याल है? अब वो क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है, तो इंग्लिश का हर टीचर कहता है कि यस नो से परहेज करें, कि आपने आउटराइटली यस और नो नहीं करना। तो ठीक है आप ये अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपका स्टांस क्या है, ये स्टांस की हद तक बात होती है कि यस नो, आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। परसुएशन है, 100% परसुएशन। किया है लाइफ को कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय या नहीं किया, बीच में नहीं रखना। आइडियल यही है, तभी मजा आएगा लिखने का भी, एग्जामिनर को आपका ऐसे पढ़ने का भी। सही है जी। सो इसको मद्देनजर रखना है जी, इन चीजों को। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे 9 से 11, शुरू 9 बजे ही होगी, कभी 10:30 खत्म, कभी कभी पौने 11 खत्म, कभी 11 भी बज सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उन्हीं को ये ग्रुप्स में स्लाइड्स मिल जाएंगी। पीछे भी ये होता आ रहा है कि मैं टॉपिक्स कराता हूँ, उसके बाद मार्केट में कई टीचर्स उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कोशिश होगी कि नए से नए स्टेटमेंट्स, नए से नए टॉपिक्स हों। और जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो फरवरी तक, क्योंकि फरवरी के लास्ट में जाके पेपर होने हैं,
फरवरी के एंड तक जितने भी टॉपिक हो जाए उनके 30 हो जाएं, 35 हो जाएं, 40 हो जाएं, जितने भी हो सके, तो वो आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो वही फरवरी तक आपका लॉगिन आईडी चलता रहेगा। पहला काम ही ये पकड़ लें, पास्ट पेपर उठा लें, हर पेपर में इस चीज को ढूंढने जाएं, ज्यादा ना ढूंढें, सिर्फ दो चीजें ढूंढ लें। कौन सी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट, अब याद रखें, टॉपिक नहीं, टॉपिक आपने तैयार कर लिया जेंडर इक्वालिटी पर, अब स्टेटमेंट डिमांड कर सकती है आपसे एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे या परसुएसिव ऐसे डिमांड कर सकती है। टॉपिक डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव नहीं होता, स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव होती है या आर्गुमेंटेटिव होती है या परसुएसिव होती है। और भी बहुत वैरायटीज, लेकिन हमारे यहाँ सीएसएस में यही दो वैरायटीज और इनके इर्द गिर्द ही आप खेल लें। हाँ, जो प्रॉपर लिटरेचर के हैं वो डिसाइफर करें, वो चलें चीजों को प्रॉपर एक रिफ्लेक्टिव स्टाइल में अगर चलना चाहते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरह की आजकल हमारी डिग्रियां भी बांटी जा रही हैं लिटरेचर की, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं। यही दो फार्मूले चल रहे हैं ज्यादा, लेकिन इनमें रहते हुए आपका कंटेंट बेहतर होना चाहिए। अब इसी इक्वालिटी को लेके वो कोई प्रोवर्बियल स्टेटमेंट भी दे सकता है। सो ये याद रखें कि अगर मैंने आपको सोशल मीडिया पे एक परसुएसिव स्टाइल में कोई चीज करवा दी, तो जरूरी नहीं है कि वहां पेपर में वो आपसे पूछ ले सोशल मीडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो आप मेरी आउटलाइन यहां ठोक के लिख दें कि जी भट्ट साहब ने टॉपिक कराया था। मैंने टॉपिक नहीं करवाने, मैंने स्टेटमेंट करवानी। ये ध्यान में रखिए। हाँ, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल जो यहां पर इस्तेमाल हो रही होंगी वो यहां भी हो जाएंगी, लेकिन जो आर्गुमेंटेशन है, जो डिस्कोर्स है, वो सेम नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा। नरेशन का फर्क आ जाएगा, यहां स्टार्ट होने वाली नरेशन, यहां पे स्टार्ट होने वाली नरेशन फर्क हो जाएगा। ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो इंग्लिश के टीचर का काम है कि वो आपको बताए, लेकिन मैं सेफर साइड पे रहने के लिए ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर मैंने आपको जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट करवाई है और वो स्टेटमेंट आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर में अगर आपको जेंडर इक्वालिटी पर कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि जो डिस्क्रिप्टिव हो और वो आपसे डिमांड कर रही हो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और आप मेरे बताए हुए आर्गुमेंटेशन पे रहते हुए यहां लिख दो, आप कह लो जी ऐसे हो गया मेरा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। मैं आपको फर्क बता चुका हूं डिस्क्रिप्टिव का और आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव का। ये कोई इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं है प्रॉपर कि हम सारे 6-7 बड़ी जो वेरिएशंस हैं उनको उनकी टेक्निक के साथ चलाएं, लेकिन बेसिक लेवल ग्रेजुएशन है, आपको ये 4-5 बेसिक वेरिएशंस का पता होना चाहिए और कॉमन सेंस के साथ आपने स्टेटमेंट को समझना। सही है। ये बहुत जरूरी। बाज़ औक़ात जो मैंने आपको और वाला कहा था कि वो दो वेरिएबल्स के साथ और लगा दे, तो हो सकता है वो तीन के साथ लगा दे। जिस तरह उसने स्पेशल के पेपर में पूछ लिया यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, न्यू डायरेक्शन।
ऑफ द वर्ल्ड। अब आप उसको एक ऐसे में ये बताएंगे यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होती है, आज की दुनिया यूनिपोलर है, ये कर दें, फिर बाइपोलर कर दें, फिर मल्टीपोलर कर दें, फिर न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेडर देख के कहानी लिख के तो आप कहीं पे हो गया? नहीं, स्टांस लेना ना। आप क्या समझते इन तीनों में से कौन सी, या ये तीनों ही नहीं, कोई एनी फोर्थ जो आप समझते हैं। स्कॉलरशिप ने लिखा हुआ ना ये दुनिया नॉन पोलर है इस वक्त, कुछ ने लिखा है ये दुनिया ट्राईपोलर है। मॉडर्न जो आपके पास मोस्ट रीसेंट 2021 22 23 की जो पब्लिकेशन है उनमें नॉन पोलर और ट्राईपोलर की बात हुई। तो आप इंटायरिटी में इसको रिजेक्ट कर दें कि ये जो न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है ना ये यूनी है ना बाय है ना मल्टी है, बल्कि ये तो नॉन पोलर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे से हट गए हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग इस तरह की जाती है कि नहीं नहीं नहीं। अब इसको समझाए कौन? अगर कोई इंग्लिश का टीचर कहता है बेटा ये तीनों की जगह आपको चौथा स्टांस भी ले सकते हैं, तो वो टीचर भी समझता है कि बच्चे से संभाला नहीं जाना ऐसे, इसलिए वो डिस्करेज करता है कि नहीं भाई आप इस काम में ना चलें। क्यों? क्योंकि फिर उसको कंटेंट बताना पड़ेगा कि इसको कैसे लिखना है, इतना टाइम किसके पास। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं चेक कर सकता। सो मेरे से जिस भी स्टेटमेंट पे आप ऐसे तैयार करें, वो स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाएं और उसको फिर डिटेल में लिख के अपने इंग्लिश के टीचर को वही चेक करवा लें। अब तो माशाल्लाह जो 8-10 बड़े टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनको जब आप मेरी स्टेटमेंट के साथ सारा ऐसे देते हैं ना, वो फौरन पहचान लेते हैं कि आपने श्याम भट्ट से पढ़ा। क्योंकि जितनी एग्जांपल्स, जितनी डिटेल्स मैं दे रहा होता हूँ, तो वो फौरन पहचान लेते हैं कि आपने श्याम भट्ट से पढ़ा। तो ठीक है, आप एग्जांपल्स ही है ना, एग्जाम असल तो गेम ही सारी एग्जांपल्स की है, केस स्टडीज की है। टॉपिक सेंटेंस तो 1-1.5 लाइन का, 2 लाइनों का ही हो गया ना। आगे तो उस पैराग्राफ में उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। जस्टिफिकेशन कैसे होगी? एग्जांपल्स देंगे, केस स्टडीज देंगे, किसी ऑथर का हवाला देंगे, किसी इवेंट का हवाला देंगे, वो मैं दूंगा, आपको बताऊंगा। ये टॉपिक सेंटेंस अपने अंदर एक छोटा आइडिया, एक यूनिक आइडिया मैं बताऊंगा। तो उसको आप अपने इंग्लिश के टीचर से चेक करवा लें। ठीक है जी, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, मेरा फोकस आपका कंटेंट बनवाना है। इतने आर्गुमेंट्स आपके पास आ जाएं कि आप अपने ऐसे की स्टेटमेंट को बेहतर तौर पर लिख सकें। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक बात थी जी आज की। अब चलते हैं प्रॉपर ऐसे। पहला कंटेंट आपको पहले से ही अंदाजा हो जाएगा, गो के पूरा नहीं होगा, ऐसे कल उसको दोबारा चलाते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं जी।